अब बारी सद्दाम हुसैन की थी। निशाना इराक था। ईरान के साथ 8 साल लंबी खूनी जंग और फिर कुवैत पर हमले के बाद दुनिया के सामने ये बात तो साफ हो चुकी थी कि इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन किसी भी सुपर पावर की बात मानने को तैयार नहीं है। भले ही ईरान के साथ सद्दाम हुसैन का पुरानी और गहरी दुश्मनी रही हो, लेकिन जब बात फ़लस्तीन के कॉज और उनके मकसद की आती थी तो दोनों मुल्क एक ही रुख अपनाते थे। मिडल ईस्ट की इस सियासत में सद्दाम हुसैन एक ऐसे मजबूत दीवार बनकर खड़े थे जो किसी भी बाहरी ताकत को मनमानी करने से रोकते थे। ऐसे ताकतवर और निडर लीडर के रहते हुए बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली लीडर जानते थे कि उनका ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कभी सच नहीं हो सकता। नेतन्याहू को ये साफ दिख रहा था कि जब तक बगदाद में सद्दाम का राज है, उनका एजेंडा ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू को अपने ग्रेटर इजराइल एजेंडा को आगे बढ़ाने की बहुत जल्दी थी और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका के चक्कर लगाने शुरू किए और ये राग अलापना शुरू कर दिया कि सद्दाम हुसैन को हटाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले सुनिए कि नेतन्याहू सद्दाम के बारे में क्या कह रहे हैं। If you take out Saddam, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. If you take out तो सुना आपने नेतन्याहू ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इफ यू टेक आउट सद्दाम्स regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberation on the region. यानी सद्दाम की हुकूमत गिराने से पूरे इलाके पर बहुत अच्छे असर होंगे। इतना ही नहीं, उसी बयान में उन्होंने सद्दाम को हटाने को ईरान की हुकूमत पर भी असर डालने वाली कार्रवाई बताया और इराक को उस ढांचे की एक अहम ब्रिक कहा जिसे गिराने से दूसरी हुकूमतें भी गिर सकती हैं। अब सद्दाम को ठिकाने लगाने के लिए और अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए नेतन्याहू और इजरायली लीडर्स ने एक खतरनाक ताना बाना बुना। उन्होंने दुनिया भर में ये खबर फैलानी शुरू कर दी कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बड़ा जखीरा मौजूद है। नेतन्याहू ने बिना किसी पुख्ता सबूत के दावा किया कि इराक बहुत तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सिमत में काम कर रहा है और वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इस झूठी कहानी को इतनी बार, इतनी शिद्दत और इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनल फोरम्स पर दोहराया गया कि दुनिया भर के लोग इराक को खतरे के तौर पर देखने लगे, जबकि असली खतरा सिर्फ नेतन्याहू के अपने एजेंडा पर लग रहे ब्रेक का था। नेतन्याहू के इस लगातार दबाव, झूठी रिपोर्ट्स और गुमराह करने वाली बयानबाजी का नतीजा ये निकला कि अमेरिका पूरी तरह से उकसावे में आ गया। मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने अलाइज मुल्कों के साथ मिलकर इराक पर एक तरफा और बड़ा हमला कर दिया। इस हमले पर दलील यही दी गई कि इराक के पास खतरनाक बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स मौजूद हैं जो अमन के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा है। बिना यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी के इराक पर आसमान से बॉम्ब बरसाए गए, जिसके बाद महज कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर अमेरिकी फौज का कब्जा हो गया और सद्दाम हुसैन को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई। इराक पर कब्जे के बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और उन पर इराक की नई अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के बाद दिसंबर 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम के खत्म होते ही इराक एक बेहद खौफनाक तबाही के दौर में चला गया। मुल्क पूरी तरह से टूट गया, शिया सुन्नी के बीच सिविल वॉर छिड़ गया और इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इराक की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो गई कि जो मुल्क कभी पूरे अरब वर्ल्ड की नुमाइंदगी करता था, वो अब खुद अपनी हिफाजत करने में भी नाकाम साबित होने लगा। तो भला वो दूसरे मुल्कों के मसले पर कैसे बोलता। आज इसी पूरी तबाही को 23 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अमेरिका या कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी इराक में एक भी ऐसा हथियार नहीं ढूंढ पाई जिसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जा सके। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिकी जांच टीमों ने बाद में ये कबूल किया कि इराक के पास कोई न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का जखीरा था ही नहीं। लेकिन तब तक
नेतन्याहू की चाल पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी। इराक तबाह हो चुका था, सद्दाम को फांसी दी जा चुकी थी। नेतन्याहू ने एक झूठी कहानी के दम पर अमेरिका का इस्तेमाल किया और बिना खुद एक भी हथियार उठाए अपने सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन का नाम और निशान मिटा दिया और ग्रेटर इजराइल बनाने की राह में आ रही एक बड़ी अड़चन और रुकावट को रास्ते से हटा दिया।